Hello everyone, I welcome all of you on Pure Mathematical channel. So today I am going to start power series, which is a special class of series of functions and enjoys several special properties which is not valid for general series of functions. तो पावर सीरीज़ में हम सबसे पहले उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पर बात करेंगे और उससे भी पहले उसके एसेंस के बारे में बात करेंगे कि वो सीरीज़ ऑफ फंक्शन से कैसे इवॉल्व हुई है और वहाँ से आपको पता चलेगा कि पावर सीरीज़ कैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे। हम थ्योरम पढ़ तो लेते हैं कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उस पर पावर सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रही है, लेकिन उसका मतलब क्या है, मतलब वो आया कहाँ से है। तो पावर सीरीज़ में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे उसका टेलर सीरीज़ से क्या लिंक है और उसका डिफरेंशिएशन, उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे उसका इंटीग्रेशन। तो फिर चलते हैं हम अपने डिस्कशन पर, जो कि पूरी तरीके से पावर सीरीज़ पर फोकस्ड रहेगा। अगर हम दो सीरीज़ कुछ ऐसी या फिर कुछ ऐसी ऐसा कुछ लिखें, दो सीरीज़ हमने ऐसी लिखी और इनके बारे में सोचें कि ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये कहाँ से आई हैं और ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि सब ने ज़्यादातर रियल एनालिसिस की बुक में पावर सीरीज़ के फॉर्म को पढ़ रखा है, ठीक है। और साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल किसी डोमेन का हिस्सा होगा और अगर ये वेरिएबल कितना इम्पैक्ट डाल रहा है इस सीरीज़ पर, अगर हम x की कोई भी चॉइस लें तो क्या उसके लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी या सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि सीरीज़ तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना। तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं, मतलब ये जो सीरीज़ बन रही है जिसमें एक वेरिएबल आ रहा है और साथ साथ में कोफिशिएंट में आपका SOPS है, मतलब an है, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है और पावर सीरीज़ कैसे फॉर्म हो रही है। उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक नया टर्म जिसको बोलेंगे FNX। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो इसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं क्या, मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं, जैसे जैसे आप हायर मैथमेटिक्स में चले चलते जाओगे, जितना आगे जाते जाओगे आप चीज़ें जनरलाइज करोगे, ठीक है। चीज़ें छोटी नहीं होंगी और बड़ा डायमेंशन आपको मिलेगा। आप पहले MSc में जाओगे या फिर आप PhD करने जाओगे तो हमेशा डायमेंशन बढ़ती जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैंने ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया है, अगर मैं कोई डोमेन लेट करता हूँ जो R का सबसेट है और एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया ऐसे। और कोई अगर मैं ले भी लूँ फंक्शन तो cos nx लिख लूँ, अगर ऐसा कुछ ले लूँ, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक, ऐसा कुछ मैंने ले लिया। अब ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को और थोड़ा सा खोलते हैं, जैसे fnx को हम लिख सकते हैं आपका f1x, f2x, f3x एंड सो ऑन, fnx एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली जो ये आइसोलेटेड टाइप के फंक्शंस लिखे हुए हैं ये हैं क्या, तो अगर आप इंडेक्सिंग दे दो यहाँ पर तो ये cos x है, ये cos 2x/2 है, ये cos 3x/3 है एंड सो ऑन, थिंग्स विल गो फर्दर। सो दीज आर द रियल फंक्शंस। और सीक्वेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंसेस में हम किसी सीक्वेंस को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर पर एक हम फंक्शन बनाते हैं और वैल्यू देते हैं। कैसी वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ देते हैं, रियल वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फंक्शन दे रहे हैं, रियल फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, मैंने एक एक्सटेंशन लिया है, वहाँ पर हम रियल वैल्यूज़ पे काम करते हैं, मतलब जो भी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस का आउटपुट जो रेंज सेट होता है वो रियल नंबर का होता है और यहाँ पर
हम एक फंक्शन के तौर पे वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को भूल जाओ, आप यहाँ से ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, और यही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आगे हमको प्रोसीड कराएंगे किधर, सीरीज ऑफ फंक्शंस की तरफ। तो पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे बात करते हैं कि ये बेसिकली x क्या है। तो थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करो कि अगर हम x को फिक्स कर लें, मान लिया कोई डोमेन पे ये डिफाइंड है, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कुछ इस पे डिफाइंड है ए बी पर। ठीक है, और c बिलोंग्स टू ए बी, कोई एक फिक्स पॉइंट है इस डोमेन का, और f ऑफ n c लिया, तो ये एक्चुअली है क्या, ये उस पॉइंट पर डिफाइन की गई सीक्वेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, हम कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लें ऐसा x बाई n, और किसी डोमेन पे डिफाइन है, मान लो कि वो 0 1 पे डिफाइन है। ठीक है, 0 1 पे अगर डिफाइन है और एक पॉइंट लिया, मान लो आप ले लो 1 ही ले लो, चलो f ऑफ n 1 इक्वल टू 1/n। अब ये 1/n क्या है, ये तो सीक्वेंस है ना। तो आप इस चीज़ को फील करो कि ये कितनी जनरल बात हो रही है। यहाँ पर हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ये सीक्वेंस पढ़ते हैं, और वही आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि ये किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का एक एब्रीविएशन है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है आपकी, हम जिस डोमेन पर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन है, उस डोमेन के किसी पॉइंट पर हमको ये सीक्वेंस ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। और डोमेन तो होगा ही होगा ना, जिस पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन होगा उसका डोमेन तो एक पर्टिकुलर होगा ही होगा। तो कुछ ऐसी बात हो रही है। अब हम इसकी कन्वर्जेंस पर चलते हैं। हम उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में अगर कोई किसी पॉइंट पर सीक्वेंस मिलती है तो उसकी कन्वर्जेंस पर भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बेसिकली हम उस चीज़ को सीख कर आए हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, सीक्वेंस fnx। ठीक है, तो ये आपको और क्लियरिटी दे देगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अ सीक्वेंस fnx इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट पॉइंट c। ठीक है, एट पॉइंट c इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। ठीक है, लेट मी राइट देन आई विल एक्सप्लेन इट। सच दैट mod of लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। तो इस चीज़ का जो एलेबोरेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी ना, तो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन डेल्टा आएगा आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वो तो हर जगह आना ही है प्योर मैथमेटिक्स में, रियल एनालिसिस में। तो ये चीज़ कहना क्या चाहता है, अगर किसी को नहीं आता है सीक्वेंस में, अगर किसी ने नहीं समझा इस चीज़ को, तो यहाँ पे समझ ले। आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे एक सिंपल सी ली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं ली, x बाई n बनाया मैंने। ठीक, एक इंटीरियर पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हम कन्वर्जेंस देख रहे हैं। तो मान लीजिए 1 लिया, तो 1/n हमको एक सीक्वेंस मिल गई एक पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे ये क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, उस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा? उस चीज़ को ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। ठीक है, और ये क्राइटेरिया है क्या एक्चुअली? ठीक है, इसको साइड कर दो आप, वो समझने के लिए था। ये क्राइटेरिया ये कहता है आप कैसा भी एप्सिलॉन लो ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर जो आपकी सीक्वेंस है किसी पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट है, तो आपको एक स्टेज के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L में लाई करेंगे। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ठीक है, ये मॉड खुलेगा
तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एफ एन बिलोंग्स टू एल माइनस एल, तो मेरा कहने का मतलब था अगर हमने इस चीज़ को एक स्टेज दी m इक्वल टू 100 दिया, ठीक है, दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। सो आफ्टर दिस नेचुरल नंबर, आफ्टर दिस स्टेज, every terms whatever it is, if it is 101, if it is 10,001, whatever it is, it will go inside this neighborhood. That is the criteria of limit of a sequence, ठीक है। इस चीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है। पूरी की पूरी सीक्वेंस इस नेबरहुड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी और तब जाके वो उस लिमिट को टेंड करेगी। सो जो ये मतलब है ना इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होने का, वो मतलब यही है कि आफ्टर सम फाइनाइट टर्म्स एवरी टर्म ऑफ सीक्वेंस विल लाई इनसाइड दिस नेबरहुड। तो अभी ये तो जनरल चीज़ थी जो हम पढ़ते हैं सीक्वेंस में भी, ये भी मैंने बता दी। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और जनरलाइज करेंगे हम। अब जैसे कि हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस देखे, तो अगर हम एक चीज़ डिफाइन करें, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। अभी तक हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ते थे, अभी आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ लिया, तो हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा उसको मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर लेता हूँ, इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस, एफ एन आपकी एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, ये एक्स मिसिंग है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सबसेट, डी लेके चल रहा हूं मैं, डी ऑफ आर रियल नंबर्स का विद वैल्यूज इन आर, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ, मैं SOPS लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स SN ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अभी हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पढ़ा, अब हम सीरीज की तरफ चल रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा FN(x), ठीक है, हमने सीरीज फॉर्म कर ली, इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा FN(x) n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इज डिफाइंड फॉर x in D बाई, ये डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना, अगर आपने ये लेट किया, जो पहला फंक्शन है वो f1x है, तो दूसरा फंक्शन कुछ हो जाएगा आपका, मतलब S2, सेकेंड टर्म क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी फंक्शन में ही चल रहा है, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि कितनी जनरल बात हम बोल रहे हैं। f2x हो जाएगा और दैट विल बी सेम एज s1x प्लस f2x एंड देन s3x, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का। सो दैट विल बी f1x प्लस f2x प्लस f3x, that will be same as s2x plus f3x, okay. So as we go further, so if we reach at snx, nth term of sequence of partial sums, then it will be f तो रहेगा ही आपका, fn, सॉरी f तो ऐड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, अगर ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं ना। आप थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पे, अगर हम nth टर्म तक जाएंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है ना, जैसा इसमें बना, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, कुछ ऐसा पैटर्न बन गया। अब ये जो चीज़ आई, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, SOPS ऐसा फॉर्म होगा। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अगर कन्वर्ज करता है D में, यही वाला सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है तो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ जिसमें SOPS जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का है, दैट मीन्स जो सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, सीरीज ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगी अगर ये एसओपीएस जो कि फंक्शन का फॉर्म हुआ है वो कन्वर्ज करे तो हमारी सीरीज ऑफ फंक्शन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये जनरल हम लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ को लिखने का तरीका ये भी है कि अगर एक सीक्वेंस है Sn, ठीक है, Sn इन D एक सीक्वेंस है, और कौन सी Sn? ये वाली Snx इन D, ठीक है, कन्वर्जेज, कहाँ कन्वर्ज करेगी? कन्वर्जेज ऑन अ D। अब वहाँ पे क्या होता था, रियल नंबर्स में क्या होता था, जब हम रियल वैल्यूज़ पे बात करते थे तो एक वैल्यू पे कन्वर्ज करती थी। यहाँ पे जाहिर सी बात है जब हम जनरलाइज कर रहे हैं तो एक फंक्शन पे कन्वर्ज होगा। तो Snx इन D कन्वर्जेज ऑन D टू अ फंक्शन f, ठीक है, टू अ फंक्शन f ऑन D, ठीक, D में ही कन्वर्ज करेगी और D के अंदर ही किसी फंक्शन पर कन्वर्ज करेगी। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, ये चीज़ आप समझ गए होगे अगर आपने सीरीज पढ़ी है, वी कैन से दैट इनफाइनाइट सीरीज जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है एक्चुअली कन्वर्जेस टू fx इन D, ठीक, ये हो गई आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन और उसकी कन्वर्जेंस कब कब कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है। अब इसका पावर सीरीज से क्या लेना देना है? अभी मैंने इतनी जो गाथा बताई है इसका पावर सीरीज से लेना देना क्या है, तो अभी आप समझो थोड़ा सा। जो आप पढ़ते हो ना ये an x माइनस सी की होल पावर n या an xn, आप जो ये पढ़ते हो an x माइनस सी की होल पावर n, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये यही है जो अभी मैंने डिस्कस किया fnx। ठीक है, ये जो सीरीज ऑफ मतलब SOPS जो लिखा जा रहा है ना, fnx जो लिखा जा रहा है ना यहाँ पर फंक्शन का, वो कुछ ऐसा लिख देते हैं तब पावर सीरीज फॉर्म हो जाती है। अब ये जो पावर सीरीज होती है जो ऐसे लिखी गई है सीरीज ऑफ फंक्शन में, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, और जब हम x को एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं तब ये सीरीज़ का फॉर्म आ जाता है, मतलब वेरिएबल हट जाता है, और वेरिएबल हटने के बाद जब ये सीरीज़ की कन्वर्जेंस पर हम जाते हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती हैं, जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ये डिफरेंशिएट हो सकती है, ये इंटीग्रेट हो सकती है, तो वो तो अभी आगे की चीज़ें हैं। लेकिन आप ये सोच के देखो कितना दूर से हम लेकर आ रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि एक क्लास बना रहे हैं, सीरीज़ ऑफ फंक्शन की एक क्लास फॉर्म कर रहे हैं और फिर उसका नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि हायर मैथमेटिक्स में आपको कितने आगे तक जाना है पढ़ने के लिए। तो ऐसे आपकी एक पावर सीरीज फॉर्म हुई, और ये किसी पॉइंट के अराउंड है तो हम ऐसा लिखते हैं, ये तो आप जानते हो, ये बचपन में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। किसी पॉइंट के अराउंड जब इवॉल्व होती है तो ऐसे लिखी जाती है। अगर ओरिजिन के अलॉन्ग है तो आप ऐसे लिख लो, ये भी ठीक है, 0 के अराउंड है, ठीक है, ये सीरीज़। तो ये भी पावर सीरीज़ है जिसको आप मैक्लॉरियन बोल देते हो, नाम में क्या रखा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अभी हम पावर सीरीज़ पे ना जाके थोड़ा सा और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसकी थोड़ा सा कन्वर्जेंस पे बात अगर हम कर लें, ठीक है, वो आपको आगे हेल्प कर देगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए fnx है आपके पास, ठीक है, और इसकी कन्वर्जेंस पर बात करनी है कि ये कैसे कैसे कन्वर्ज कर सकता है। तो बेसिकली अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा बताने का तरीका है या मेरा ऑब्जर्व करने का तरीका है वो आप देखने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे एक सेटअप देने जा रहा हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ सेटअप 1, ठीक है। ये पहला सेटअप है इसकी कन्वर्जेंस के लिए। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपके पास है
तो जाहिर सी बात है किसी डोमेन पे डिफाइन होगा ये। मान लिया ये इस डोमेन पे डिफाइन है ए बी, ठीक है, इसी डोमेन में सारे फंक्शन मिल रहे हैं जितने भी इससे बन सकते हैं, क्योंकि ये मैपिंग तो ऐसी होती है डी टू रियल नंबर, ठीक, और इसी में ये कन्वर्ज करेगा, जो भी करना होगा इसी में करेगा, ठीक। इस डोमेन पे डिफाइन है, उसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूँ ए बी, और कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ इसके बीच में, इंटीरियर पॉइंट्स टाइप अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ठीक है, अल्फ़ा 5 तक पॉइंट्स दे दिए, इतने दे दिए, ठीक है। ये मैं एक सेटअप फॉर्म कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इतना ये हमने सेटअप लिया, एक डोमेन है उसकी, और एक डोमेन को ऐसे कुछ डिफाइन कर लिया, उसके अंदर कुछ इंटीरियर पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं तो बहुत सारे, पर मैंने कुछ लिख दिए हैं। तो अभी मैं एक एप्सिलॉन चूज़ करूँगा, ठीक, इसकी कन्वर्जेंस पर बात कर रहे हैं, इस सीक्वेंस की जनरल बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक एप्सिलॉन चूज़ किया, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैकेनिज़्म चलता है इस चीज़ का। अगर मैंने एक एप्सिलॉन चूज़ किया ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यहाँ से मैंने कोई x चूज़ कर लिया, ठीक है, अभी जनरल लिख रहा हूँ, x चूज़ कर लिया मैंने, एक एप्सिलॉन चूज़ किया और एक x चूज़ कर लिया। अब दोनों चूज़ करने के बाद इतना तो हमको पता है कि जो ये फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये किसी फंक्शन में जाके ही कन्वर्ज करेगा, तो दैट विल बी समथिंग fn(x) माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन। हमने एक एप्सिलॉन चूज़ किया और एक x चूज़ किया, ठीक है, उस x के लिए फंक्शन है कुछ ऐसा fx विच इज़, और दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये कब होगा, ये कब होगा, यही हमको फाइंड करना है ना। एक्चुअल में कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए ये लेते हैं, एप्सिलॉन हमने चूज़ करवा लिया और एक इंटीरियर x हमने चूज़ किया जिसपे हमारा फंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो ये एक्चुअली होता कब है, जब देयर एग्जिस्ट अ नंबर, बहुत लोग n लिखते हैं, मैं k लिख देता हूँ, चलो, k विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन और x। मैंने पहले ही बताया ना, मैंने x भी चूज़ किया, मैंने एप्सिलॉन भी चूज़ किया है, तो दोनों पे डिपेंडेंसी है यहाँ पर, एप्सिलॉन और x पे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर, ये नंबर मिला हमको, ये नंबर कब मिलता है हमको, जो k मिला ना, एक नंबर है ये k, ठीक है, और इस नंबर के बाद जो ये नंबर मिल गया, इस नंबर के बाद जो स्टेज आएगी ना, उसके लिए ये चीज़ फॉलो होगी। देयर एग्जिस्ट अ नंबर k एप्सिलॉन ग्रेटर, ठीक है, सच दैट, उसके बाद ये आता है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन k एप्सिलॉन x, ठीक, कुछ ऐसा। ये क्राइटेरिया है एक तरीके से कन्वर्जेंस का। तो ये तो मैंने जनरल लिख दिया यहाँ पर। अब इसको एलेबोरेट कैसे करें। मान लिया हमने अल्फ़ा 1 पे एक पॉइंट लिया इंटीरियर, और अल्फ़ा 1 पे हमने इसको कन्वर्ज कराने की कोशिश की। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, ये चीज़ है क्या, ठीक। तो अगर हमने एक जनरल तरीके से अल्फ़ा 1 लिया, तो अगर हम अल्फ़ा 1 पुट कर दें इसमें, तो एक सीक्वेंस बन जाएगी, और मान लो कि ये f ऑफ अल्फ़ा 1 पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो अब सीक्वेंस के क्राइटेरिया लगेंगे, fn अल्फ़ा 1 पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब ये इंटीरियर पॉइंट पे, ठीक। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो हमको एक स्टेज मिलेगी ना, जिसके बाद ये सीक्वेंस जो है f अल्फ़ा 1 को कन्वर्ज करेगी। मैं जनरल चीज़ें लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले समझाया कि ये कैसे सीक्वेंस बनती है। fnc जो मैंने लिखा था पीछे, ठीक है, उस चीज़ से कनेक्ट करना। fn अल्फ़ा 1 कन्वर्जेस टू f अल्फ़ा 1, और वो कब कर रही है, एक स्टेज के बाद। और वो स्टेज कैसी है, मान लिया मैं बहुत एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें, k है, और अल्फ़ा 1 तो हमने चूज़ किया, ये एप्सिलॉन चूज़ किया है, और अल्फ़ा 1 चूज़ किया, ठीक है, ये स्टेज है, ठीक है। इसको k1 नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई नंबर ही है, ये नेचुरल नंबर ही है जो इस पर डिपेंड कर रहा है, और वही सीक्वेंस अल्फ़ा 2 पे जब करेंगे तो वो f ऑफ अल्फ़ा 2 पे कन्वर्ज कर रही है, उसके लिए स्टेज बदल जा रही है, स्टेज बदल गई,
सिमिलरली एक और इंटीरियर पॉइंट पे हमने चेक किया कन्वर्जेंस, जो अल्फ़ा 3 पे कन्वर्ज कर रही है। तो जब ये एफ ऑफ अल्फ़ा 3 पे कन्वर्ज कर रही है तब हमको नई स्टेज मिल गई एप्सिलॉन अल्फ़ा 3। तो ये जो स्टेजेस मिल रही है ना फॉर चॉइस ऑफ एप्सिलॉन एंड इंटीरियर पॉइंट, ये क्या है, ये एक पॉइंट वाइज फील दे रही है। पॉइंट वाइज समझ रहे हो ना, अल्फ़ा 1 पे कन्वर्जेंस के लिए हमको एक स्टेज चाहिए। मान लिया 10 टर्म्स के बाद जो सीक्वेंस फॉर्म हुई, अल्फ़ा 1 एक पॉइंट पे सीक्वेंस फॉर्म होगी ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही चीज़। तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ अल्फ़ा 1 को कन्वर्ज करेगी एक स्टेज के बाद। मान लिया 100 टर्म्स के बाद ये कन्वर्ज हुई, ठीक है, इस पॉइंट पर 100 टर्म्स के बाद हुई, तो ये 101 पे हो गई, ये 110 पे हो गई, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं, तो ये जब डिफरेंट मिलेंगी ना, तो ये जो कन्वर्जेंस है ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ये इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। यही आपको अच्छे से डिफाइन करके बार्टल में लिखा हुआ मिल जाएगा जब आप पढ़ोगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, जिसमें जो आपका कन्वर्जेंस है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वो टोटली डिपेंड करेगा एक नंबर के एग्जिस्टेंस पर, और वो नंबर डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ एप्सिलॉन एंड चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का। तो अब इतना डिस्कस कर ही लिया है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और दिखा दूं आपको। अगर मैं एक फंक्शन लूं, अगर किसी को थोड़ा सा समझ ना आया हो तो वो पीछे करके वीडियो ज़रूर देख ले। तो अगर मैं एक फंक्शन लूँ यहाँ पर एफ एन एक्स, सुंदर फंक्शन लेते हैं थोड़ा, एन एक्स एंड एक्स इज 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा फंक्शन लेते हैं, ठीक है। और एक्स को हमने डिफाइन कर लेते हैं 0 1 पे, ठीक। आप कोई भी पॉइंट उठाओ, आप डोमेन का कोई भी पॉइंट उठाओ, ठीक। एफ ऑफ एन 0 पर एक सीक्वेंस बनाओ, ठीक है। एफ ऑन 0 पर आप जब सीक्वेंस बनाओगे ना तो सारे टर्म 0 ही आ रहे हैं, वो सीक्वेंस क्या बन रही है, वो 0 को जा रही है। एफ ऑफ एन 1 की सीक्वेंस बनाओगे वो भी 0 को जा रही है। एफ ऑफ एन 2 की सीक्वेंस बनाओगे वो भी 0 को जा रही है। बना के देख लो आप कॉपी पेन में। तो जितने भी इस मतलब पॉइंट्स में जब आप यहाँ पे 1/2 कर ले यार, डोमेन ये है ना 0 1 है ना, 1/2 रखो, 1/3 रखो एक्स को, ठीक है। जितनी भी बार आप करोगे हर बार जो है वो एफ ऑफ 1 तक चले जाओ आप, वो सारी सीक्वेंसेस 0 को कन्वर्ज कर रही है। लेकिन 0 को कन्वर्ज करने की कोई कंडीशन है ना, हर पॉइंट पे आपको एक स्टेज मिलेगा, आपको ये K1 चूज़ करना पड़ेगा, K2 चूज़ करना पड़ेगा हर सीक्वेंस के लिए, K3 चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये भी फील देखो ना कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम कितनी सारी सीक्वेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, उसके हर इंटीरियर पॉइंट पर एक सीक्वेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, और हर उस सीक्वेंस के लिए एक स्टेज मिल रही है कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगी एप्सिलॉन पर और उस इंटीरियर पॉइंट पर जो डोमेन में आएगा। तो अभी आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मेरी बात क्या थी कहने की। चलो ग्राफिकली भी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा फ्लो में अभी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सीख लो, अब सीख ही रहे हो तो अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ ड्रा करूं जिसमें ये आपका है एफ एन एक्स है, ठीक है, और ये एफ एक्स है, ठीक है, ये एफ एन एक्स है, एफ एक्स है, और यहाँ पर मान लो आप कोई पॉइंट है एक्स नॉट, ठीक, ये पॉइंट हो गया एक्स नॉट। अब जो है, जो मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, अभी मैंने जितनी भी बात करी वो सारी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात है। और अभी हम थोड़ा सा पावर सीरीज़ से दूर चले गए हैं, अभी पास आएंगे पावर सीरीज़ के। तो जो एक्स नॉट है यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट मिलेगा, है ना। उसी तरीके से तो हम कन्वर्ज करा रहे थे इंटीरियर पॉइंट पुट करके। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये ऐसा है। तो इसका हम एक नेबरहुड लेंगे ना, तो इसके नेबरहुड में ही फंक्शन की कन्वर्जेंस की बात हो रही है, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पर जो है, जब आप इस चीज़ को ओपन करते हो, जब यहाँ पर आप ये लिख देते हो एफ एन एक्स, मतलब सीक्वेंस बना के एफ एन एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन लिख देते हो, तो ये एफ एन एक्स नॉट कहाँ पर बिलोंग करता है, ये बिलोंग करेगा एफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन
एफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये जो लाइनें खींची है ना मैंने, ये नेबरहुड है एक्चुअली, माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इस नेबरहुड में बात कर रहा हूँ मैं एक्स नॉट के, ठीक है, एक्स नॉट के नेबरहुड में ही बात कर रहा हूँ मैं। और इस नेबरहुड में हमको एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मिल रही है। पूरे डोमेन पे हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ये तो ए बी पर डिफाइन है, पूरा एक डोमेन है, लेकिन हमने कहा एक पॉइंट पर बात करी ना यार, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, वरना हम पावर सीरीज़ में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे दूसरा सेटअप लेने वाला हूँ। जैसा मैंने पहला सेटअप लिया जिसमें मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन किया, वैसे ही मैं सेटअप 2 करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे देखें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए। और यही सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तो जाके आपके एसओपीएस बनेंगे, और उसी एसओपीएस से आप सीरीज़ ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस पे कमेंट कर पाओगे, ठीक है। आप कैसे कमेंट करोगे कि सीरीज़ ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किसी डोमेन पर? आप पहले समझो तो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी कैसे। तो उसके लिए अगर मैं फिर से वही करता हूँ कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेता हूँ एफ एन एक्स, ठीक है, और एप्सिलॉन को चूज़ करता हूँ। एप्सिलॉन को चूज़ किया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ स्टेज। ये मेरा लिखने का तरीका है, मेरी डिफिनीशन। देयर एग्जिस्ट अ स्टेज विच इज़ के, ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली। आपको एक्स से कोई लेना देना ही नहीं है इस स्टेज में, ठीक है। ये एक सेटअप है। देयर एग्जिस्ट अ स्टेज के डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन which will imply then fn x minus fx less than epsilon for all x belongs to d। d आपका समझ लो ए बी है। तो अभी जब इनसे जो सीक्वेंस निकलेगा ना, उन सीक्वेंस के लिए आपको स्टेज की ज़रूरत नहीं है, उन सीक्वेंस के लिए केवल एप्सिलॉन की ज़रूरत है। ये एक्चुअली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ठीक है। आपको x की चॉइस से कोई मतलब नहीं है। जो आपका डोमेन है ए बी, इसमें x कुछ भी हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस एप्सिलॉन सेट करना है, और उस एप्सिलॉन के लिए एक स्टेज जो हमने एग्जिस्ट कराई, x कुछ भी हो x डोमेन का, ये जो फंक्शन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, वो कन्वर्ज करेगा fx पर, ठीक है। तो ग्राफिकली समझ लें अगर हम, तो अब आपको ग्राफिकली एक डिफरेंशिएटिंग टूल मिल जाएगा पॉइंट वाइज से और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से। आई थिंक मैं कन्वे कर पाया हूँ, बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। इसमें इतना सब कुछ बता पाना इतना आसान नहीं होता है। ये मान लिया आपका फंक्शन है, ठीक है, और ये आप एफ एक्स बना लो ऐसे, और ये डोमेन बना लो। पूरा जो एफ एन एक्स है, ठीक है, ये जो एफ एन एक्स है, ये जो पूरी तरीके से है, ये इस नेबरहुड में लाई कर जाएगा एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इसी नेबरहुड में लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब भी तो यही था ना। अगर आप देखो तो एफ एन एक्स जो है वो बिलोंग करता है एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में फ़र्क बस इतना है कि जो हम स्टेज चुनते हैं दैट इज़ के, विच ओनली डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन इन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आपको इंटीरियर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। आप एक्स यहाँ से उठाओ, आप एक्स यहाँ से उठाओ, आप एक्स यहाँ से उठाओ, आप देख रहे हो थ्रू आउट डोमेन जो एफ एन एक्स है वो इसके अंदर कंटेंट है, मतलब उसी नेबरहुड में कंटेंट है एफ एक्स के, ठीक है। अगर ग्राफ आपको क्लियर नहीं है, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, और ये जो है ये ऐसा नेबरहुड है, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, ठीक। ये आपका एफ एन एक्स है और ये आपका एफ एक्स है। तो एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो सिम्बोलाइज कर रहा है ना, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को सिम्बोलाइज कर रहा है। यहाँ डोमेन से हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। डोमेन में कोई भी इंटीरियर पॉइंट लो आप, हर इंटीरियर पॉइंट पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी विच इज़ अ क्लोज इंटरवल ए बी,
एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन. ओके, so that implies sequence of function is uniformly convergent, and further it will be sequence of partial sum, and that partial of sum built a series of function, and that series of function whatever it will be uniformly convergent. तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताई कि जो ये पावर सीरीज़ फॉर्म होगी यहाँ पर जो पावर सीरीज़ फॉर्म होती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे टॉपिक का मेन मोटिव है आपको पढ़ाने का. तो अगर हम एक पावर सीरीज लेते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट होता है कि जो उसकी ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे फॉर्म होता है. इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है, इसमें आपकी जो ये पावर सीरीज होती है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है. बस इतनी सी बात लिखी होती है बुक में, और उसको समझने के पीछे इतना ज़्यादा लॉजिक है. ये ऐसा सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, ये ऐसा सीरीज़ ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. ऐसी क्लास है सीरीज़ ऑफ फंक्शन की जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. कहाँ पर? अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में. जो इंटरवल है, आईओसी है, ये उसको प्रोवाइड करा रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. वो इसको ये वाली जो स्पेसिफिक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है सीरीज़ ऑफ फंक्शन की, वो प्रोवाइड करा रहा है कि ये कैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है. आई होप आपको ज़रूर फील आया होगा इस चीज़ का. मैंने बेस्ट दिया है अपने आप को से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. सो फर्दर हम पावर सीरीज़ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है. इसके बाद जैसे मैंने अभी पीछे बताया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में और उसको पावर सीरीज़ से लिंक किया कि कैसे कोई पावर सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है कि जैसे वो भी एक्सप्लेन कर ही ली जाए. आपने कॉची सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा होगा. उसका एक क्राइटेरिया होता है वही an माइनस am का मॉड लेस देन एप्सिलॉन. तो उसको अगर हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी जनरलाइज कर लें तो वो भी देख लो. अगर कोई किसी बुक में पढ़ता है तो उसे धर के ना भागे कि आपका एक सीक्वेंस ऑफ ये है बी या सीक्वेंस ऑफ फंक्शन. हम जनरली लिख रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है. इनसे बहुत सारे सीक्वेंसेस बन जाएंगे. एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड एंड यूनिफॉर्मली कॉची. ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली कॉची बोल देते हैं. ऑन अ सेट which is S and that is subset of real number. ठीक है, then there exists a function, वो फंक्शन f है और वो कहाँ होगा? on S. then there exists a function f on S such that जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज करता है f को यूनिफॉर्मली ऑन S. अब ये जो स्टेटमेंट है इसको पचा पाना अब शायद आपके लिए थोड़ा आसान है, ठीक. हाँ, क्योंकि जो यूनिफॉर्म टर्म है ना, ये बहुत तकलीफ देता है. और कॉची अगर किसी ने पढ़ा है सीक्वेंसेस में तो समझ जाएगा वो. तो इस चीज़ का जो मेन वो है मतलब है वो कुछ ऐसा है कि फॉर ईच x नॉट बिलोंग्स टू S. ठीक है, किसी भी इंटीरियर पॉइंट के लिए ये एक्चुअली एक तरीके से सीक्वेंस फॉर्म कर देगा. ठीक है, जैसे ही आप इसमें x नॉट रखोगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा ना उस x नॉट पे. तो द सीक्वेंस f नॉट x, ये एक्चुअली एक क्राइटेरिया है यूनिफॉर्मली कॉची होने का. एक अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तो जैसा हम वहाँ पे पढ़ते हैं कॉची सीक्वेंसेस, वैसे देयर एग्जिस्ट फॉर ईच x नॉट बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट द सीक्वेंस हो जाएगा ना, द सीक्वेंस एफ एन एक्स नॉट इज कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल्स. ठीक है, इस कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल्स, क्योंकि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n such that there exists n such that
एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एंड वही स्टेज तो हर जगह आएगी, एक फाइनाइट स्टेज तो आपको हर जगह लेनी पड़ेगी इस स्टेज के बाद ही, क्योंकि ये जो लेस देन एप्सिलॉन का क्राइटेरिया है ना, ये मतलब ऐसे ही होता ही है। मतलब एक फाइनाइट स्टेज के बाद आपको पता चलेगा कि जो टर्म्स हैं उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन में जनरलाइजेशन है। अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे पुट कर देते हो एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन कर देते हो, ठीक है, मतलब इसी स्टेज के लिए, तो मतलब एक पॉइंट पे आपने फंक्शन को क्या किया, सीक्वेंस बना दिया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को सीक्वेंस बना दिया। तो ये कुछ नहीं है, ये वही है, क्या कहते हैं, ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन, मतलब इफ़ एम एन ग्रेटर देन एन, जो हम कॉची सीक्वेंसेस में पढ़ते हैं ना, ये वाला ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन वाली जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यही है, ठीक है। तो यही ये चीज़ जो है जनरल है, यूनिफॉर्मली कॉची होना और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का, ये भी मैंने बता दी, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कब यूनिफॉर्मली कॉची होंगे, तो उनका एब्रीविएशन ऑब्वियसली सीक्वेंसेस हैं। कोई भी सीक्वेंस आप फॉर्म कर लो एक इंटीरियर पॉइंट पुट करके इसमें, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी हम पावर सीरीज़ के एसेंस को समझ चुके हैं कि वो कैसे सीरीज़ ऑफ फंक्शन से इवॉल्व हुई है, और अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि उससे पहले आप एक चीज़ ये देखो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 1 to n एंड ak, ये चीज़ क्या सिग्निफाइज करती है। मतलब अगर आपने सीरीज़ को समझा है, पढ़ा है, तो ये चीज़ क्या सिग्निफाई करती है। थोड़ा सा आप सोच के देखो कि अगर ये जो AKs हैं, ठीक, ये जो AKs हैं ये क्या है, एक्चुअली एक तरीके से रियल नंबर्स हैं। अगर हम इंडेक्सिंग देते चले जाएं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो ये रियल नंबर्स हैं। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो या तो वो क्या हो सकती है, या तो वो एक रियल नंबर हो सकती है, या वो प्लस इन्फिनिटी को जा सकती है, या वो माइनस इन्फिनिटी को जा सकती है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नोटेशन। तो इस चीज़ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी सीरीज़ है, अगर वो लेस देन इन्फिनिटी है तो उसका सम जो है वो फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है, ऑब्वियसली है, रियल नंबर है, तो आप उसकी कन्वर्जेंस पर बात कर सकते हो, ठीक। तो उसी तरीके से जो पावर सीरीज़ है, और जितनी डोमेन में, मतलब जो भी उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, मान लिया इतना कन्वर्जेंस है उसका, और इसमें से हम कोई x चूज़ करते हैं जिसके लिए एक AK फॉर्म होता है, ठीक, ये आपकी पावर सीरीज़ है। आपने यहाँ से कोई C चूज़ किया तो AN CN ऐसा कुछ फॉर्म हुआ। अब ये जो चीज़ है, ये अगर आप ऐसे लिख लो n1 to इन्फिनिटी, ये लेस देन इनफाइनाइट है इस जोन में, तब ही ये कन्वर्जेंट है ना, तो ये ऑब्वियसली होगी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में, ठीक है, तभी ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्म हुआ है। तो ये चीज़ ये सिग्निफाई करती है, और उसको मैं पावर सीरीज़ तक ले गया। तो ये तो चीज़ें पता होती हैं वैसे लोगों को। तो अब हम पावर सीरीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ मैं, और ये चीज़ मैंने इसलिए भी बताई क्योंकि ये थोड़ा सा बाउंडेड होने का फील जो देती है, वो भी अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया तो जैसा कि मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक्सप्लेन किया, तो अभी इसमें इतना टाइम नहीं है कि मैं उस चीज़ को आगे एक्सटेंड करूँ, वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और उसके आगे कई सारी थ्योरम्स हैं, लाइक वेस्टरास एम टेस्ट है, जिसमें हम सीरीज़ के मतलब कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करते हैं, डिनीज थ्योरम है, और भी बहुत सारी ऐसी मतलब थ्योरम्स हैं जिनमें पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। लेकिन अभी पावर सीरीज़ पीछे छूट जाएगा अगर मैं वो चीज़ लेके चलूँगा। तो अभी मैं पावर सीरीज़ पर चलता हूँ। तो एक स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपकी एक पावर सीरीज़ है, और इस पावर सीरीज़ के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं। अगर हम x का कोई वैल्यू लेके चले, ये है या फिर ये है, व्हाटएवर,
जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक, तो पावर सीरीज़ को मैं PS लिख दे रहा हूँ। एक कंडीशन तो ये हो सकती है फॉर ऑल एक्स। ठीक, एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा, फॉर ओनली एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, सम बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, PS कन्वर्जेस ऐसे भी लिख लो आप, फॉर ऑल एक्स इन सम बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, सेंटर्ड एट 0। जब इसकी बात होगी, ठीक है, सेंटर्ड एट 0, इंटरवल कैसा भी हो, पूरा ओपन हो, हाफ एंड क्लोज ओपन हो, ठीक है, या फिर पूरा क्लोज्ड हो, वॉट एवर विल बी इंटरवल। हाँ, उसके अंदर जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनमें कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी पावर सीरीज़ की। तो ये कुछ सिनेरियो हैं। अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ एक और। मान लिया स्टेटमेंट कुछ ऐसा है आपका, लेट सिग्मा AN XN, ठीक है, पावर सीरीज सेंटर्ड एट 0 लेके चल रहा हूँ मैं, बी अ पावर सीरीज। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स में जाती है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बी अ पावर सीरीज इफ द सीक्वेंस AN 1/n is bounded। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एंड एक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस AN की पावर 1/n। इसको आप थोड़ी देर के लिए लेट करो। ठीक, लेट AN XN be a power series if the sequence AN की whole power 1/n is bounded and rho is equal to limit n tends to infinity superior of AN to the power 1/n। ठीक है, इतना लेट करने के बाद अब जो ये रो आया है, एक्चुअली इसी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे इफ़ द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, ये स्टेटमेंट आपने बुक्स में पढ़ा होगा। इफ द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन रो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऑब्वियसली अभी मैंने पीछे बताया कि सिग्निफिकेंस क्या है AK का। ठीक है, या तो वो टेंड कर जाएगी इन्फिनिटी को या फिर कोई रियल वैल्यू अटेन कर लेगी। तो अगर रो आपका प्लस इन्फिनिटी आता है तो इसका मतलब है सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। फिर तो हम यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट 0 इफ रो इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड 1/रो। ठीक है, इफ 0 लेस देन इन्फिनिटी के बीच में, और प्लस इन्फिनिटी इफ़ रो इज इक्वल टू 0। ये 3 केसेस हैं, इनको प्रूफ भी करते हैं अभी। चलिए, तो ये 3 केसेस मैंने ले लिए और इन 3 केसेस के बारे में मैं बात करूँगा अभी। सो लेट्स गो फॉर द प्रूफ। उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने वाला हूँ, तो प्रूफ में थोड़ा सा एक जो एजम्पशन मैंने लिया उसको मैं फिर से लिख देता हूँ। रो इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर AN to the power 1/n and R, that means radius of convergence is equal to 1/rho। ठीक है, ये जो भी फॉर्म है जहाँ से भी आया है, ठीक है, ऐसा एक एजम्पशन है। तो हम यहाँ पर रूट टेस्ट लगाना चाहते हैं। ये जो AN की पावर 1/n है, ये रूट टेस्ट को डिनोट करता है। हम रूट टेस्ट लगाना चाहते हैं
और उसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, ए एन जैसा भी डिफाइन हो उसके लिए हम एक सुपीरियर हमेशा लेके चलते हैं। और रूट टेस्ट क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है रेशियो से, तो हम यहाँ पे रूट टेस्ट लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेट करें, लेट फाई एक्स इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ए एन एक्स एन की होल पावर 1, ये मैंने लेट किया, ठीक है। कोई फाई एक्स है, ये मैंने ऐसे लेट किया, उसके बाद मॉड ओपन किया तो n कैंसिल हुआ, तो ये लिमिट सूप मॉड x ए एन की पावर 1/n एंड दैट मॉड x कम आउटसाइड एंड लिमिट सूप ए एन 1/n। सो अगर मैं लिमिट खाली लिखता हूँ दैट मीन्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये रो है, ठीक, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से ध्यान देना, अगर मैं एक केस लेके चलता हूँ, केस 1, आपका जो रेडियस है वो इनफाइनाइट के बीच में हो, ठीक, 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो अब फाई एक्स जो है, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि रो आर इक्वल टू 1 अपॉन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम फाई एक्स इक्वल टू, तो आर अगर ऐसा कुछ फाइनाइट वैल्यू है केस 1, ठीक, तो ये कब होगा, आर कब फाइनाइट होगा, कब होगा ये चीज़ देखना, क्योंकि फाई एक्स जो है वो मॉड एक्स अपॉन आर है। अगर मॉड एक्स लेस देन आर हो जाए तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, सो दिस विल बी लेस देन 1। सो फाई एक्स इज लेस देन 1 कब, जब मॉड एक्स है लेस देन आर, तो फाई एक्स लेस देन 1 हो गया, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस थिंग लेस देन 1। रूट टेस्ट यहाँ से थोड़ा सा आप विजुलाइज करो, फाई एक्स एक तरीके से रूट टेस्ट अप्लाई होने की वजह से मैंने लेट किया है, तो फाई एक्स का वैल्यू लेस देन हुआ, तभी ये मॉड एक्स लेस देन आर जो आप कर लेते हो ना, वो यहीं से आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सो सीरीज कन्वर्जेस बाय रूट टेस्ट। अभी आप समझे कि ये चीज़ कहाँ से आई है कन्वर्जेंस के लिए, कि आप जो ये बता देते हो माइनस आर से जो एक्स आर के बीच में आ जाएगा, एक इंटरवल क्रिएट कर देते हो ना आप, ऐसे एंड पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे, अभी पहले एक जनरल लेके चल रहे हैं ओपन, ठीक है। तो ये जो ओपन इंटरवल पे कन्वर्जेंस आई वो यहाँ से आई, ठीक। दूसरा केस हम, तो आपका जो केस 2 है, सपोज केस 2 कहता है कि आप जो है आर को लेट करो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। मान लो किसी उसमें सपोज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई प्लस इन्फिनिटी, सो दैट इम्प्लाइज रो इक्वल टू 0, ठीक है। अब रो अगर 0 आया तो फाई एक्स भी 0 आएगा विच इज़ लेस देन 1, सो बाय रूट टेस्ट द सीरीज वॉट एवर विल बी द एक्स, ठीक है, नो मैटर वॉट इज एक्स, ठीक, सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ही यही है कि अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस प्लस इन्फिनिटी आ गई, दैट मीन्स आपकी जो पावर सीरीज़ है वो हर एक्स के लिए कन्वर्ज कर रही है। और तीसरा केस ये है, तीसरा केस आपका ये होता है कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ गया, दैट मीन्स रो इक्वल टू इन्फिनाइट एंड फाई एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी फॉर एक्स इक्वल टू डजेंट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, इन्फिनाइट है, तो देन बाय रूट टेस्ट, ठीक है, फाई एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा ही है,
रूट टेस्ट 5x greater than 1, so series diverges for all x। इस चीज़ का मतलब ये है, अगर आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 0 आता है, दैट मीन्स सीरीज़ आपकी डाइवर्स कर रही है फॉर ऑल x के लिए। और अगर आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस प्लस इन्फिनिटी आता है, दैट मीन्स सीरीज़ आपकी कन्वर्स कर रही है फॉर ऑल x। और फाइनाइट वाला केस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एक नेचुरल सी बात ये है कि अगर कोई ऐसे आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है, मतलब जो ये पॉइंट्स आए हैं लेस देन r, इसमें क्योंकि आपकी पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो बाहर तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट होगी। अब जो इंड पॉइंट्स हैं उनमें आप चेक करके देख लो कि सीरीज़ का नेचर कैसा है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। आप पुट करके देख लो कोई भी टेस्ट लगा के, अगर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे सीरीज़ की कन्वर्जेंस है या नहीं है। इससे बाहर डाइवर्जेंस होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। तो एक तरीके का जो प्रॉब्लम मेरे टाइम में काफ़ी डिस्कस हो रहा था, मतलब लोगों के बीच में काफ़ी ट्रेंडिंग में था, तब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज़ किया था कि अगर ROC निकालना है, और कुछ बेसिक एग्जांपल जैसे पावर सीरीज़, तो ये तो आपको बुक में मिल जाएंगे। 1/n फैक्टोरियल खेल सकते हो आप इनके साथ, खुश हो सकते हो निकाल के इनकी ROC xn, ठीक है। और कुछ भी बना लो। अच्छे प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, जो मैं सेकंड लेक्चर दूंगा उसमें मैं थोड़ा प्रॉब्लम दूंगा आपको। और अभी मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू ही कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। इनकी आप ROC निकाल के खेल सकते हो, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। बीटा फाइंड करना विच इज़ 1/r एंड दैट r विल बी विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी रो लिख लो, बीटा लिख रहा हूँ, रो जो भी मैंने बताया डिनोट किया। तो r आप फाइंड कर सकते हो, लिमिट सुपीरियर ऑफ an टू द पावर 1/n। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, इनको आप फाइंड कर लो। अभी मैं जो एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ वो देखो आप थोड़ा सा, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बाकी ये सब चीज़ें तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारी बुक्स में। अगर एक कोई पावर सीरीज़ है, समझ लो कुछ ऐसी, n = 0 इनफाइनाइट 2 की पावर लेट करो -n x⁻3n, कुछ ऐसी पावर सीरीज़ है, ठीक। इसमें आपको फाइंड करना है ROC। तो कोई भी बच्चा जिसने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है, पावर सीरीज़ को समझा नहीं है, वो क्या करेगा कि वो आराम से ये वाला फॉर्मूला लिखेगा, बीटा खुश होते हुए an⁻1/n, और इसमें an को पुट कर देगा, ठीक है। और 2 की पावर -n पुट करेगा तो दैट विल बी 1/2n, सो इट विल गिव 1/2 एंड ROC विल बी 2। ये वो करके आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग कंक्लूज़न है। क्यों रॉन्ग कंक्लूज़न है? कि ये जो स्टेटमेंट है बीटा का, ये बना x⁻n के कोफिशिएंट के लिए है, ना कि इसके लिए। यहाँ पर x⁻3/n है। अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो भी फिर से नोटिस कर ले कि यहाँ पर x⁻3/n है, और ये जो स्टेटमेंट है, पूरा प्रूफ मैंने पीछे किया, वहाँ पर हम x⁻n ले रहे थे। अब हम क्या करें? ये कंक्लूज़न तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमको इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप समझना, यहाँ पे कुछ नई चीज़ है। सीक्वेंस पे आपका कमांड हो जाएगा। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये चीज़ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा an xn, ठीक है, वेयर, इसको फिर से मैं रीराइट कर रहा हूँ, an xn वेयर a3k = 2 - k, ठीक। a3k = 2 - k
एंड an इक्वल टू 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज़ सोचने की कोशिश करना कि जो x की पावर 3n है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट में an है उसका हम सबसीक्वेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। वी विल कैलकुलेट रो, we will calculate rho by using subsequence of all non-zero terms, and the subsequence is given by and the, एक दो प्रॉब्लम्स और कराऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। एंड द सबसीक्वेंस गिवन बाय सिग्मा के इक्वल टू 3k, ठीक है। ये सबसीक्वेंस है, ये जो इंडेक्सिंग ली है ना मैंने, ये कुछ ऐसी है, ठीक। अब ये जो सबसीक्वेंस है ये यील्ड कर देगी आपका रो, देन आप यू कैन अप्लाई रो इक्वल टू limit sup an 1 by n, okay, and that can be written limit sup a3k 1 upon 3k, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एंड लिमिट sup a3k क्या है यहाँ पर 2 की पावर माइनस k एंड 1 upon 3k, that will be 2 की पावर minus 1 by 3, okay। so your r will be इस मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ये नीचे चला जाएगा ना, सॉरी ऊपर आ जाएगा, माइनस है तो 2 1 by 3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो अभी जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने लिया उसमें शायद थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि ये कैसे हो गया, तो मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ अभी और उसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अगर कोई पावर सीरीज़ कंसीडर करी जाए सिग्मा, एक मिनट में माइक निकाल लूँ, हाँ, अगर कोई पावर सीरीज़ है लाइक सिग्मा n फैक्टोरियल लेते हैं, अगर x है, हाँ 0 इन्फिनिटी n फैक्टोरियल x टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको ROC फाइंड करना है। अब इसका ROC फाइंड करने के लिए आपको वही पीछे वाली जो थोड़ी सी चीज़ है उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हम जनरल एजम्पशन है इसका रो इक्वल टू लिमिट सूप an की पावर 1 by n का, ये x की पावर n के लिए है, लेकिन यहाँ पर x की पावर n स्क्वायर है, तो उसके लिए आपका जो an है वो कैसे बिहेव कर रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे n है तो कोफिशिएंट भी an है, लेकिन यहाँ पर n स्क्वायर है, सो हमको जो है an की एक सबसीक्वेंस कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट विल बी an स्क्वायर, ठीक है, दैट ak इज़ an स्क्वायर। तो हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो रीडिफाइन द गिवन सीरीज विच इज सिग्मा an xn वेयर an स्क्वायर दैट इज अ सबसीक्वेंस ऑफ an, ठीक है, सबसीक्वेंस जिसके लिए ये सीरीज चल रही है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है, एंड an इज इक्वल टू 0 इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है, ऐसे टाइप्स में n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हम ROC निकालते हैं वो नॉन ज़ीरो टर्म्स के लिए निकालते हैं, मतलब जो सीरीज़ का जो पूरा चलता है प्रोसीजर उसमें हम नॉन ज़ीरो टर्म्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो रो होगा वो रीडिफाइन होके
मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि वी विल कैलकुलेट रो फॉर ऑल नॉन ज़ीरो टर्म्स। For all non-zero terms, that is subsequence sigma k इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, ये ए के ही तो है एक तरीके से सबसीक्वेंस ए एन की। ठीक है, के स्क्वायर। दिस प्रोवाइड्स, अभी आप समझ गए होगे, दिस प्रोवाइड्स रो इक्वल टू लिमिट सूप ए एन 1 की पावर 1/n। ये तो जनरल फार्मूला होता है, लेकिन जब हम इस सबसीक्वेंस के लिए अप्लाई करेंगे तब हमको चेंज करना पड़ेगा ना। ए के स्क्वायर, ये सबसीक्वेंस ले रहे हैं तो पावर में भी के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर एंड लिमिट सूप के फैक्टोरियल है, ओके, n फैक्टोरियल की पावर k 1/k स्क्वायर। सो दैट विल बी 1, ओके, इसका लिमिट 1 होगा। फाइंड करके देख लेना आप, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है लिमिट फाइंड करने की। आप फाइंड करके देखना 1 आएगा। तो जब अगर इसका रो 1 आ गया तो r भी 1 आएगा, रेसिप्रोकल। सो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 होगा। तो ये जो लेक्चर है ये यहीं तक है। ठीक है, अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं अब थोड़ी सी और पावर सीरीज़ को डिफ़ाइन करूँगा, मतलब उसके ऊपर जो क्या क्या थ्योरम्स टाइप बन सकती है, उनसे कौन से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं, बेसिकली वो डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ जो एक एड ऑन टॉपिक है पावर सीरीज़ पे, कि उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे आप उसको टर्म वाइज इंटीग्रेट कर सकते हो, टर्म वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और उसका टेलर सीरीज़ बना के उसको डिकम्पोज कर सकते हो। तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो बेसिकली 2 वीडियोस हैं जिसमें मतलब हर डायमेंशंस को मैं पूरा तरीके से टच कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हालांकि मेरा यही होप है कि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, आप इसको पेशेंस के साथ देखें, और आपको जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ जहाँ भी मैं गलती कर रहा हूँ या जहाँ भी मैं चीज़ें आपको नहीं दे पा रहा हूँ। सो थैंक यू एंड शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो, सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ ऑन प्योर मैथमेटिक्स एज वेल एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। थैंक यू।